राजीव जी। हाँ सर, साथ थोड़ा साथ हो सर, थोड़ा। हाँ जी, सामने देखिए। सर के सामने। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, रहने देगा। सर इधर देख सर। आप ही आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ आप। चंदन, मैं वो राजीव, मैं वहाँ जा रही हूँ एक बार अंदर। आज हम दिल्ली के संजय गांधी हॉस्पिटल में मौजूद है और यहाँ पर हेल्पिंग पीपल फाउंडेशन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में गौरव जी हैं। गौरव जी से हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हेल्पिंग पीपल फाउंडेशन एक नाम से ही झलकता है कि लोगों की हेल्प करने के लिए है, आज इस संजय गांधी हॉस्पिटल में हेल्पिंग पीपल फाउंडेशन अपनी ओर से क्या कार्य करवा रहा है। सबसे पहले तो गौरव जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे चैनल पर अपना कीमती समय दिया। सर ये तो आपका बड़प्पन है सर। और दूसरी बात ये चीज़ कहना चाहूँगा, मैं राजीव जी को बहुत बड़ी बधाई देना चाहूँगा, मैडम को बहुत और अपनी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि आज जो हमें वैक्सीनेशन का एक सेंटर बनाने का मौका मिला है जी, वो NGO को हेल्पिंग पीपल फाउंडेशन। एक्चुअली ये हेल्पिंग पीपल फाउंडेशन नहीं है, ये एक हम देखा जाए ना, हमें देखा जाए तो एक यूनाइट पीपल फाउंडेशन जी। क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना काल से पहले जब लोग पड़ोसी को देख के खुश नहीं होता था जी, और रिश्तेदार को देख के खुश नहीं होता था। आज की डेट में कोरोना जब से स्टार्ट हुआ है उसके बाद लोग ऐसे ही यूनाइट होने लग गए कि अगर किसी को छींक भी आ जाए ना तो पड़ोसी परेशान हो जाता है कि भैया ये हो क्या गया जी। और इतनी केयर हमारे राजीव भैया देते हैं और इनका दिल से शुक्रिया इनका जी। और साथ में हमारी पूरी से ले गए ना जी, ADM सर और हमारे DM और सारे जितने भी स्टाफ हैं, जीरो से लेके, मतलब जीरो तो नहीं बोलेंगे हम, प्यून से लेके जो हमारे PM साहब हैं, उनका बहुत 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 दिल से शुक्रिया है, क्योंकि उन सबकी हेल्प की वजह से हम आज यहाँ खड़े हैं। और ये एक वैक्सीनेशन नहीं है, एक संजीवनी बूटी है जो हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रयास से जी, जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड। जैसा कि आप अपने फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे लोगों को वैक्सीनेशन के लिए लेकर के आते हैं और आपकी हेल्पिंग पीपल फाउंडेशन लोगों को यहाँ ला करके इंजेक्शन तक लगवा रही है। जो लोग आज भी इंजेक्शन लगवाने में घबरा रहे हैं कि कहीं इंजेक्शन लगवाएं और कुछ हो ना जाए, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मुझे दूसरी डोज लगने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। बस अगर आपने कुछ खाया नहीं हुआ जी, हैवी डोज नहीं ली जी, थोड़ा सा फीवर, माइल्ड फीवर आता है, इट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम टू वरी जी। अगर आपको लगता है, फिर भी डर लगता है, तो उनसे पूछिए जिन्होंने लगवा लिया जी। और ऐसा कुछ नहीं है कि इससे कुछ आपको आगे जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देश जो है हमारा ना जी, इंडिया है, भारत देश है ना, तो ऐसा है कि उनके जो प्रधानमंत्री है जी, वो अपने से पहले लोगों की सोचते हैं जी, बिल्कुल। जैसे सोचते हैं, उन्होंने लोगों की ज़िंदगी का खिलवाड़ नहीं, लोगों को संजीवनी बूटी प्रोवाइड करी है जी। और ये संजीवनी बूटी देश से दूसरे अगर कोई प्रॉब्लम देशों तक पहुँचने जी, हमें इस पर गर्व है। और आज जैसे कि हमारे भगत सिंह जी का शहीदी दिवस है, और आज के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी ने हमारे देश की बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और इसके बाद एक मतलब लोगों में ना आक्रोश ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे देश को आज़ादी मिली, उसके बारे में आपको कहना चाहिए भगत सिंह जी के बारे में? देखिए, भगत सिंह जी, सुखदेव जी और जितने भी जो शहीद हुए, जैसे आज हम अपने भारत देश में हम अपनी पैरों पे खड़े हैं और हम उन ऊंचाइयों पर पहुंच गए
जहाँ पर मतलब वो देश सोचा करते थे कि कभी भारत यहाँ तक पहुँचेगा। और अब कोरोना वैक्सीन का नेशन का ही आप देख लीजिए कि कोरोना वैक्सीन अभी ऑल वर्ल्ड में जा रही है हमारी। ये जो है हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। और देखिए भगत सिंह जी का तो नाम ही है, जब भगत सिंह जी का नाम आ जाता है तो मन की एक भावना ऐसी जागती है कि आदमी होता है कि जो भी हुआ, देखिए उनकी अगर कुर्बानी ना होती तो शायद आज देश इस परिस्थितियों में ना होता। और दूसरी बात यह है कि देखिए हमारी अपनी खुद की भावना है, उनसे प्रेरित है। हम भी चाहते हैं अगर हमारी जान, हमारा खून का एक कतरा भी देश के अगर काम आ जाए तो हम उसके लिए धन्य हो जाएंगे उससे। जैसे कि माना था रिवोल्ट ऑफ 1857, उसमें काफ़ी लोगों को अब आधा घंटा वहाँ कोरोना का था, क्या रिवोल्ट ऑफ 1857 से संकेत है, काम कर रहे हैं 2 मिनट, उसमें भी यूनिटी का सिंबल था। आप कह रहे हो निकाला नहीं सागर का 10 रुपये। देखिए गौरव जी, अभी कोरोना वैक्सीनेशन जो भी है, देखिए बीमारी नहीं है तो लोगों के पास कोई जानकारी भी नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं इंजेक्शन लगने से हमारे को बुखार थोड़ा बहुत चल रहा है कुछ लोगों में, ऐसा नहीं कि सभी लोगों में। हमने भी लगवाई है, मगर ऐसा कोई फीवर का बहुत कम लोग हैं जिनको फीवर शिकायत आ रही है, ठीक है ना। वो भी खाना वगैरह अगर उन्होंने प्रॉपरली तरीके से खाना खा के आए हैं तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात क्या है कि देखिए हमारी कोरोना से जंग हम खुद लड़ सकते हैं। कोरोना से जो जंग है, पहले तो हम अपने आप को खुद को वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि अगर देखिए गौरव जी, आप भी हमारी मदर समान हमारी बहन हैं, तो ये भी हमेशा लोगों के लिए तत्पर रहते हैं। अभी भी जो कि थोड़ा बुद्धि ऐसे लोग थे या ब्लाइंड मन के लोग थे, उनको हमें खाने के लिए दिया और उनसे पर्सनली जाके मिले। तो हम लोग हमारी भावनाएं हैं ऐसी, हम उनको नहीं रोक पाते। हम उन लोगों से मिलते भी हैं, जुलते भी हैं और सब लोगों से मिलना जुलना हमारा लगा रहता है। तो हमारे को भी उस वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। हमने सर से कहा, डॉक्टर मीनाक्षी जी से हमने एक रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को कबूल किया और हमारी NGO को जितने भी लोग हैं जो गए हुए थे वैक्सीनेशन के लिए, उनका हमारा इसमें नाम डाला। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वैक्सीन कोई भी लगवा सकता है। देखिए अभी तो मेरे ख्याल से 50 से 60 साल से जो लोग उम्र है, जिनकी 60 साल से ज़्यादा उम्र है, उनको लगा रहे हैं, मगर आने वाले टाइम में शायद सभी लोगों के लिए वो हो जाए। हम भी यही चाहेंगे कि सभी लोगों को ये वैक्सीन लगे। और अभी तो फ़िलहाल NGO को लग रही है, हमारे जो भी मेंबर यानी कि जो सोशल एक्टिविटी में रहते हैं या जो भी है डॉक्टर्स वगैरह जो भी हैं उन्हें लगे। सर जैसे कि मानना है कि कोरोना दूसरा है, कई लोग जैसे चलान के लिए हम जाते हैं तो उसके बाद मास्क पहनना ज़रूरी है या नहीं? देखिए सर, मैं तो एक छोटी सी गलती हम भी कर रहे हैं, हम बिना मास्क के हैं, मगर देखिए आप डिबेट ले रहे हैं तो शायद आवाज़ ना उस तरीके से निकले, तो इस वजह से थोड़ा सा मास्क नहीं लगा रहे। मगर देखिए मास्क तो ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। सब जो भी हमारे वो हैं वो हमारे को उन फॉलो करने चाहिए। हम वो रूल्स रेगुलेशन में हम कुछ करें, ठीक है। मगर अभी आप डिबेट ले रहे हैं तो शायद हमारा थोड़ा सा हम उस चीज़ को हाँ थोड़ा सा हम कर रहे हैं, उसको इग्नोर भी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा। तो देखिए जो भी मास्क वगैरह का जो भी अभियान है, उसके लिए लोगों को जो प्रेरित किया जा रहा है, जैसे चालान काटे जा रहे हैं, इसलिए काटे जा रहे हैं कि लोग उन सब चीज़ों से बचें। थोड़ा सा उनके मन में थोड़ा खौफ हो, कोरोना क्या है, उसमें कोरोना का डर जो खत्म हो चुका है, तो थोड़ा सा उनको ये प्रेरित करना चाह रहे हैं कि वो अपनी मास्क लगा के रहें और सोशल डिस्टेंसिंग में रहे और कोरोना वैक्सीनेशन जल्द से जल्द लगवाएं। मास्क है ज़रूरी, चलाना ज़रूरी या फिर वैक्सीनेशन? दोनों ही ज़रूरी है, दोनों ही ज़रूरी है। मास्क भी ज़रूरी है और वैक्सीनेशन। उसका वो अपना काम है, और चलान तो आइए। लोग सिगरेट पी रहे होते हैं, कहते हैं हम सिगरेट नहीं पी सकते क्या? बताओ, मास्क भी नहीं है और सिगरेट भी पी रहे हैं, 4,000 का चलान देते हुए उनकी परेशानी होती है आपसे ज़्यादा। वो कहते हैं जी हम तो सिगरेट पी सकते, कहाँ लिखा हुआ है हम सिगरेट भी पी सकते? कहते हैं लोग, उनका चलान करते हैं हम। जो
हमारे से पॉसिबल हो सकता हम करते हैं। हमारी जो मैडम बहुत ही दयालु हैं। मोस्टली कई जो लोग हैं तो उनके तो हम इग्नोर भी कर देते हैं, मगर मैडम उन लोगों को जिनके पास मास्क नहीं है, जो वैसे लोग हैं, उनको मास्क भी बांटते हैं। और जहाँ भी अगर कुछ सैनिटाइज़र भी बांटते हैं, खाने पीने का भी जो मैडम की गाड़ी में पड़ा होता है। कई बार तो मैडम ने अपना खाना मुझे खुद दिया बोले जी राजीव जी इसको देखो, ये तो ये है। तो मैडम की जो भावना है ना, वो मैं उस भावना से बहुत ही प्रेरित भी हूँ। और हमने अब काफ़ी देर वेट भी किया मैडम के आने का। सब लोग NGO के लोग बहुत सारे चले भी गए, डॉक्टर मीनाक्षी जी भी वेट कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो मैडम की भावनाओं से भी प्रेरित हैं। और इनका जो भी एक एक्टिविटी होती है, वो सोशल एक्टिविटी के तहत ही सारे काम करते हैं। कारगिल टू कोरोना, कारगिल टू कोरोना। अब ये बताइए कि कारगिल में हम युद्ध करते हैं, कोरोना में भी हमने युद्ध लड़ा, तो कौन सा सफ़र सबसे अच्छा रहा और देखिए आगे करने लगे? देखिए कारगिल का जो युद्ध है, उस युद्ध को तो हम नहीं लड़ सकते। कोरोना का युद्ध हम सब लोग लड़ सकते हैं, सब लोग मिल के लड़ सकते हैं। ये भी देश के खिलाफ एक मतलब देश के हित में एक युद्ध है। उस युद्ध को हम अपने स्तर पे लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। उस युद्ध में अगर हमारी जान भी अगर किसी तरीके से जाए तो हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। क्योंकि जब कोरोना शुरू हुआ ना, तो मैडम भी थे और हम भी साथ में थे, तो लोग हमें से ये कहते थे कि आज दिन से तो स्टार्ट हुआ था, 23 मार्च से स्टार्ट हुआ था। और हमारे को 30 मार्च से हमारे को बताया गया जी यहाँ पर जाओ, लंगर बांटो, ये करो वो करो। उसके बाद जो श्रमिक जा रहे थे उनको हमने रेलवे स्टेशन तक पहुँचाया। उसके बाद ये जो कोरोना टेस्ट हुए उनमें हमारे को लगा दिया, आप ये वैक्सीन में लगा दिया। मतलब तब से ये दौर चल ही रहा। मैम जैसा कि 1 साल पूरे हो चुके हैं इस कोरोना काल को, और 1 साल होने के बाद भी जिस प्रकार से अब दोबारा से कुछ दिनों से दिल्ली के अंदर केसेस बढ़ने लगे हैं, और हमने देखा है कि जैसे महाराष्ट्र में और भी कई जगहों पर लॉकडाउन दोबारा से किया गया है, क्या दिल्ली में भी लॉकडाउन की संभावनाएं बन रही है? बन रहा है, क्योंकि ऐसा है लोग यहाँ पर मतलब सावधानियाँ नहीं बरतते जी, लोगों ने मास्क भी हटा दिया, सोशल डिस्टेंस का कुछ नहीं है। अगर गाड़ी में इतने लोगों का परमिशन है, उससे ज़्यादा दिख रहे हैं हमारे जी रास्तों में। जी, तो इन लोगों को खुद ही सोचना चाहिए, ये बढ़ रहा है तो कम से कम हम इनकी सावधानियों का जो भी जी वो करना चाहिए, पालन करना चाहिए, मगर नहीं कर रहे। जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं उसके बाद दिल्ली में भी उम्मीद है लगने की। जी, देखो कब लगता है, अब लगना तो चाहिए जिस हिसाब से केस बढ़। आपका मानना यह है कि मैम कि दोबारा से अगर लॉकडाउन लगेगा तो इस कोरोना पे हम काबू पा सकते हैं? लगेगा ही, वो तो होगा ही। अगर लगाएंगे तो लोग कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। जी, वैक्सीनेशन का जो है टाइम बढ़ाएंगे जी, ज़्यादा से ज़्यादा लगवाने की वो करेंगे कि अब जी, टाइम भी बढ़ा दिया इन्होंने, 9 से रात के 9 बजे तक का 12 घंटे का टाइमिंग कर दिया है अब। शिफ्टिंग ड्यूटी में कर दिया। और हो सकता है घर घर भी नहीं जाके, घर घर जा करके वैक्सीनेशन कराएं। जी, ये ओल्ड एज में है, जी, बीमार रहते हैं, तो हो सकता है कि घर के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग करा करके वहाँ पे वैक्सीनेशन कराया जाए। जी, लॉकडाउन में जो बच्चों की पढ़ाई हुई, आपने कुछ अपनी तरफ से शिक्षा दी या फिर अपनी तरफ से ऐसे मेजर उठाए जो बच्चों से? रियलिटी तो ये है कि सभी बच्चे जो ऑनलाइन मूव कर गए, उसमें बच्चों को काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है। लेकिन आजकल ट्रेंड चल रहा है, हर 15 सेकंड 10 सेकंड के बाद ऐड आ जाता है, तो बच्चों को काफ़ी लॉस हुआ वीडियोस से पढ़ने में। तो मैंने क्या करा, जूम पर जो भी हमारे पास अवेलेबल थे उनसे लाइव क्लासेस करी, उस पर कोई ऐड नहीं आ रही थी, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा हमारा दिल्ली पुलिस का और SSC का भी। बच्चे ने काफ़ी मेहनत करी, बट ये था कि एक टीचर की मेहनत ज़्यादा बढ़ गई, और टीचर एक अकेले से रूम में बच्चों को पढ़ा रहा है, उसको खुद अकेला फील हुआ। लक्ष्य उनका था, मेहनत आपकी नहीं? मेहनत आप कह लो मेरे पूरे स्टाफ की, जितने भी टीचर्स हैं, जितनी फैकल्टी उन्होंने करी है, और उनका लक्ष्य पूरे कराने में हम हमेशा योगदान देते हैं। यही हमारा लास्ट लक्ष्य है जीवन का, कि सभी सफल हो जाए जो हमारे संस्थान से जुड़े। तो सर मैं यहाँ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। एक बार मुझे पता लगा, मैं अकेला बैठा था कोचिंग में, क्योंकि लाइव क्लास चल रही है, SDM आ रही है, और SDM आ रही है तो स्टाफ मिल गया, 2-3 और बैठे थे। तो जब मुझे पता लगा कि SDM आ रही है, और जब मैंने मैडम को देखा तो सी सो नाइस,
एसडीएम मैंने ऐसा नहीं देखा है, अभी तक तो नहीं देखा है। मैडम जगह जगह जा जाके खुद ही काम कर रही हैं, आपको लेती हैं, आपके स्टाफ को लेके खुद काम कर रही है। जबकि एसडीएम का एक ऐसा होता था भाई रुतबा डर जाएंगे ये लोग, नहीं, सिर्फ हार्ड वर्किंग वेरी, मतलब मेरे को ये लगता है कि कोई भी यूपीएससी की तैयारी करना है तो उसे समाज में कैसे काम करना है तो वो मैडम से सीखे, मीना त्यागी से। रियलिटी मेरे को बड़ा दिल से, अभी भी मैंने देखा हॉस्पिटल में एंट्री की है तो मैडम जो है जगह जगह पूरा जायज़ा ले रही है। ये होता है कि गवर्नमेंट अफसर का बड़े लेवल का काम, ना कि जस्ट ऑर्डर्स देना। थैंक यू सर। सर जीरो लेवल पे आके हम मतलब ग्राउंड लेवल पे आके कई लोगों को हमारी रिलेटिव ने बता कि हमने काफ़ी टाइम से अपनी फैमिली तक को छोड़ा सर ये और आप जिन शख्सियत का नाम दे रहे थे उनके बारे में सर, वो रात को 11-12 बजे तक ऑफिस का काम करते वो डेट मुझे पता है सर, बहुत मेहनत, और मैं तो मिलके बड़े वो तो काम बताता है सर। हाँ, ऐसा है मैम कि की मैम कितनी मेहनत कर रही है। ये उससे नहीं होता। मैंने और भी अफसर्स को देखा, इवन आप एक अधिकारी को देख लीजिए जिसका एसडीएम लेवल जितना रुतबा नहीं है, उसके अंदर कितनी वो है, बट मैडम के अंदर वो पोटेंशियल, वो वर्किंग बहुत अच्छा लगता है। नाइस कि हमारे एरिया में ऐसे एसडीएम ऐसे मैडम है, और इससे यंगस्टर को सीखने की ज़रूरत है जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई काम कैसे करना समाज में। आपको समाज के लिए छोड़ा गया, आपको अगर अधिकार दिए हैं तो समाज की सुरक्षा के लिए उनको अच्छे से अच्छा फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की अप्लाई करने के लिए कि भाई हम यहाँ पर ये चीज़ें फैसिलिटीज़ दे जो हमें ऊपर से मिल रही हैं, तो वो मैडम करती हैं और हमें बहुत पसंद आता है। और आज तो वाकई साक्षात भगवान के दर्शन हो गए इसलिए कि मैडम ने काफ़ी मेहनत करी। जैसे कि मानना है कि पहले पेरेंट्स पूछते हैं बच्चे से खाना खाते हैं और आज के डेट में जैसे हमारी टीम में गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं तो जोर शोर से काम करते हैं, उनके बच्चे पूछते हैं लेकिन फिर भी आपने खाना खा लिया, इसके बारे में आप क्या? ये तो ठीक है, खाना खा लिया, ये पर्सनली हो गया सर। ये ऐसा है उनको पता हमारे माँ बाप कितने बिजी हैं। अच्छा, हमारे पेरेंट्स इतना मतलब हमारे इतना वो रखते हैं उनका भी कोई चाहने वाला है नहीं। इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा दोबारा। उनके पेरेंट्स पहले पूछते थे ये बच्चे ने कहीं पर समझ लिया। पहले पूछते थे पेरेंट्स पूछते थे कि हमारे बच्चे ने खाना खा लिया, बच्चों से फ़ोन करके पूछते। आज की डेट में इतना वर्क प्रेशर है लोगों, मतलब पूरी दिल्ली गवर्नमेंट, पूरे गवर्नमेंट में प्रेशर है, तो आज के बच्चे पूछते हैं कि आप लोगों ने खाना खा लिया, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके बारे में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की अगर मैं बात करूँ जो मेहनत कर रहे रात में, तो बच्चे वाकई इस बात को पूछते हैं कि मम्मी आपने खाना खा लिया, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, कोरोना में युद्ध लड़ रहे हो, पापा को भी जो गवर्नमेंट सेक्टर की हो। और बाकी इस समाज के बारे में भी मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगा, अगर आप इसको कहें कि अगर कुछ सीखना है तो उनसे सीखो जिनकी उम्र 70 साल है, 60 साल है, 50 साल है। और अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो उन्हीं के आशीर्वाद से कामयाब होगे, क्योंकि उन्हें लाइफ का तजुर्बा है। आजकल जो यूथ है वो जो डाइवर्ट हो गया है, ये सबसे बड़ी गलती हो रही है कि यूथ टोटली इंटरनेट की दुनिया में डाइवर्ट हो गया है और उसके पास अपने माँ बाप के लिए टाइम नहीं है, उसके पास अपनी फैमिलीज़ के लिए टाइम नहीं है, तो वो टाइम दे किसको रहा है। तो मैं यूथ को यही कहूँगा कि अगर जीवन में कुछ करना है तो आप बड़े बूढ़े का आशीर्वाद लीजिए, पूर्वजों का आशीर्वाद लीजिए, वो आपको तजुर्बा बताएंगे, एक्सपीरियंस बताएंगे और आपका हर प्रॉब्लम का परफेक्ट सॉल्यूशन देंगे। इसे कहते हैं असली साइंस को, जीवन की जीने की कला, उनसे सीखिए। मैं तो सर सुबह उठ के यही काम करता हूँ कि बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेता हूँ, वो बताते जीवन में क्या चाहिए, कैसे अचीव करें। एक बार